नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएनबी स्टूडेंट टेक में। जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इस चैनल पर तहसील से संबंधित तमाम वीडियो मिल जाएगी। तो इसी श्रृंखला में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि कोई काश्तकार एक्सपायर कर गया, काश्तकार मतलब कोई किसान एक्सपायर कर गया, मर गया, तो उसकी वरासत किसके नाम से होगी, इसके बारे में। महिला काश्तकार है तो उसकी अलग बताता हूँ, और पुरुष काश्तकार है तो उसकी अलग आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी दूंगा। इससे पहले कि यदि आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पर आए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए सीधे चलते हैं उस पेज पर जहाँ से ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। तो इसमें हम चल के आपको दिखाते हैं कि राजस्व संहिता में वो कौन सी धारा है कि किसके तहत जो है वरासत होनी है। देश की राजस्व संहिता 2006 में धारा 33 में आप यहाँ पढ़ा, मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पढ़ लें डिटेल में कि नंबर 1, उत्तराधिकार द्वारा किसी भूमि पर कब्जा प्राप्त करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस हलके के जिसमें भूमि स्थित है राजस्व निरीक्षक को ऐसे उत्तराधिकार के संबंध में यथाविहित प्रपत्र में रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। 2, उपधारा 1 के अधीन रिपोर्ट प्राप्त करने पर या उसके संज्ञान में अन्यथा तथ्य आने पर राजस्व निरीक्षक यदि मामला विवादग्रस्त नहीं है तो ऐसे उत्तराधिकार को अधिकार अभिलेख खतौने में अभिलिखित करेगा। ख, किसी अन्य मामले में ऐसी जांच करेगा जैसी उसे आवश्यक प्रतीत हो और वह अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को प्रस्तुत करेगा। 3, कोई व्यक्ति जिसका नाम राजस्व निरीक्षक द्वारा अभिलिखित न किया गया हो या जो उपधारा 2 के खंड का या ख के अधीन राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित किए गए आदेश द्वारा व्यतीत हो, वह तहसीलदार के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। यानी वहाँ वो अपना वाद दाखिल करके देख सकता है, अनुतोष प्राप्त कर सकता है। 4, इस धारा के उपबंध यथावश्यक परिवर्तन सहित ऐसे प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होंगे जिसे इस संहिता के उपबंधों या इसके द्वारा निर्सित किसी अधिनियम के अनुसार भूमि प्रबंधक समिति द्वारा असंक्रमणीय अधिकार युक्त या असामी स्वीकार किया गया हो। तो अब आप यहाँ समझ गए होंगे कि किसकी वरासत होनी है, और यदि वरासत में कोई विवादग्रस्त है यानी विवादित वरासत है तो उसको तहसीलदार के कोर्ट में प्रेषित कर देंगे। अब वहाँ से आप उस आवेदन प्रस्तुत करके आप वहाँ से करवा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं कि कौन सा आदमी एक्सपायर हुआ तो उसकी जगह पर किसकी वरासत होनी है। आने वाला था कि ये जो वरासत होती है ये राजस्व संहिता की धारा 108 जो है उसके तहत होती है। धारा 107 के उपबंधों के अधीन इसमें समझ लीजिए कि पुरुष भूमिधर या आसामी या सरकारी पट्टेदार के उत्तराधिकार का सामान्य क्रम क्या है, इसको जानते हैं। तो इसमें लिखा है कोष्टक में 1, धारा 107 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी पुरुष भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी जोत में उसके हित का न्याय गमन उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट उसके उत्तराधिकारों के नातेदार होने पर नीचे दिए गए सिद्धांत के अनुसार होगा। अब इसको आप ध्यान से पहले पढ़ लें, जब भी आपको करना तो इसको ध्यान से आप इतना पहले पढ़ लें ये क्या कह रहा है, उसके बाद मैं अब एक एक करके आपको बताता हूँ। लिखा 1, उपधारा 2 ये वाला कि किसी एक खंड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकार एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगे, यानी जिसकी वरासत होगी उसमें जितने उत्तराधिकार होंगे सबको बराबर हिस्सा मिलेगा। जैसे मैं आपको बताऊं कि वरासत कैसे करेंगे, या आप ऐसे समझें कि आपको मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा हूं हिस्सा कसी का, उसमें जाकर के आप जानकारी हासिल कर सकते हैं कि कैसे अंश लोग प्राप्त करेंगे। 2, उपधारा 2 के किसी पूर्ववर्ती खंड में विनिर्दिष्ट उत्तराधिकारी से उत्तरवर्ती खंडों में विनिर्दिष्ट समस्त उत्तराधिकारी अपवर्जित होंगे, अर्थात खंड क में स्थित उत्तराधिकारी खंड ख में स्थित उत्तराधिकारियों से अधिमानता प्राप्त करेंगे और खंड ख में स्थित उत्तराधिकारी खंड ग में स्थित उत्तराधिकारियों से उत्तराधिकार में अधिमानता प्राप्त करेंगे। ये हो गया आपका। अब समझ लीजिए खंड 3, ये 3 नंबर समझिए, भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार या किसी पूर्व मृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता कि यदि एक से अधिक विधवाएं हों तो ऐसी समस्त विधवाएं एक साथ समान अंश प्राप्त करेंगी।
तो ये आप समझ गए होंगे। इसको एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा रोक रोक के देखिएगा, इसको भी ध्यान से आप पढ़िएगा कि एक से अधिक अगर विधवाएं होंगी तो उनको सबको समान अंश प्राप्त होगा। 4, विधवा या विधवा माता या पिता की विधवा माता या किसी पूर्व मृत पुरुष वंशानुगत उत्तराधिकारी जो यदि जीवित होता तो उत्तराधिकारी होता कि विधवा को केवल तभी उत्तराधिकार प्राप्त होगा यदि उसने पुनर्विवाह ना किया हो। जैसे अब ध्यान से इसको मैं इसलिए कर रहा हूँ बार बार कि इसको आप रोक के थोड़ा वीडियो देखिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा तेज रहे। तो इसमें यह समझने की आवश्यकता हो कि मान लिया कोई आदमी था, अब वो एक्सपायर कर गया, उसके 3 लड़के थे, 2 लड़के जिंदा हैं, 1 लड़का मर गया। जो मर गया उसकी भी शादी हो गई थी तो उसकी एक विधवा थी। यदि विधवा शादी नहीं की है तभी उसकी वरासत होगी, अन्यथा उसकी वरासत नहीं होगी। तो इसको समझने की बात है। अब 2 उपधारा 1 के उपबंधों के अध्ययन पुरुष भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार को निम्नलिखित रिश्तेदार उत्तराधिकारी हैं। अब इसको जानने की जरूरत है कि कौन कौन उत्तराधिकारी हैं। अब मैं बताऊं, नंबर 1 का में समझिए, विधवा, अविवाहित पुत्री और पुत्र पौत्रादि क्रम में पुंजातीय वंशज प्रतिशाखा के अनुसार, परंतु यह कि किसी पूर्व मृत पुत्र के पुत्र और विधवा चाहे वे जितनी भी नीची पीढ़ी में हो को विरासत में वह अंश मिलेगा जो पूर्व मृत पुत्र को यदि वह जीवित होता न्यायगत होता। ये ध्यान से आप लोग इसको एक बार जरूर देखिएगा कि कैसे होना है। और यदि आप लेखपाल हैं तो आपके लिए और ही लाभदायक होगी ये वीडियो इसको देखने के बाद। वैसे आप जानते ही होंगे कैसे होना है, लेकिन जिन साथी को वरासत करानी उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। खा लिखा माता और पिता, ये तब होगा जब का में कोई नहीं मिलेगा, तब खा की बारी आएगी, माता और पिता की। और उसके बाद यदि का और खा दोनों नहीं मिलते हैं तो गा में निकाल दिया गया। उसके बाद में घा में आप आएंगे विवाहित पुत्री, यदि का खा गा कोई नहीं मिला तो विवाहित पुत्री, और यदि घा भी नहीं मिला विवाहित पुत्री भी नहीं मिली तो अंगा में आइए देखते हैं क्या भाई और अविवाहित बहन जो क्रम से उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हों। का पुत्र जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो। ध्यान से एक बार और पढ़िएगा, भाई और अविवाहित बहन, मतलब जब विवाहित पुत्री भी ना मिले, माता पिता भी नहीं थे, और ये जो का वाला पढ़े आप, एक कोई नहीं था, तो जो आदमी एक्सपायर किया उसका भाई यदि है तो उसको मिलेगा, और अविवाहित बहन है तो उसको भी मिलेगा। उसी मृत पिता के पुत्र, उसी मृत पिता के पुत्र और पुत्री हो, और पूर्व मृत भाई का पुत्र, जब पूर्व मृत भाई उसी मृत पिता का पुत्र हो तो उसकी वरासत हो जाएगी। अब अंगा भी नहीं, अंगा में भी कोई नाम मिल पा रहा हो तो चा में आइए, पुत्र की पुत्री, पुत्र की पुत्री, तो इसकी वरासत हो जाएगी। छा में आइए, पिता की माता और पिता के पिता। अब चा तक कोई नहीं मिल पाया तो छा में आएगा पिता की माता, जैसे जिसकी मृत्यु हुई उसके पिता की माँ यदि है और पिता के पिता यदि हैं तो उसमें से वरासत हो जाएगी। जा में देख लीजिए, पुत्री का पुत्र, मतलब जो एक्सपायर किया उसकी पुत्री भी नहीं है, उसके बच्चे भी नहीं हैं, कोई नहीं है, उसके माता पिता भी नहीं है, तो उसके पुत्री का पुत्र उसका वारिस हो जाएगा। ये सब भी नहीं मिले तो विवाहित बहन, यदि शादीशुदा बहन है तो उसकी वरासत हो जाएगी। जो एक्सपायर कर रहा उसकी बहन की बात है। उसके बाद अंगा में आ जाएंगे, सौतेली बहन जो उसी मृत पिता की ही पुत्री हो। सौतेली बहन को आप जानते ही होंगे, तो उसकी आ जाएगी। जब जहाँ तक कोई नहीं मिलेगा तो अंगा में इसका नंबर आएगा। टा में आ जाएगा बहन का पुत्र, और ठा में आ जाएगा सौतेली बहन का पुत्र जहाँ बहन उसी मृत पिता की ही पुत्री हो। जब ये भी नहीं मिलेंगे ठा वाले तो ड़ा में आ जाएगा भाई के पुत्र का पुत्र, भाई के पुत्र का पुत्र। उसके बाद ढा में आ जाएंगे, अड़ा भी नहीं मिलेगा तो ढा में आएंगे पिता के पिता का पुत्र, इतना ना मिलेंगे तो। और अड़ा में आएंगे पिता के पिता के पुत्र का पुत्र। अब देखिए कितने पीछे जा रहे हैं। और ता में आ जाएंगे माता की माता का पुत्र, यानी माता की माता यानी मामा। क्या हुआ,
अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो ये पुरुष के लिए था। किसके लिए था? पुरुष के लिए था कि जब कोई पुरुष एक्सपायर करेगा तो उसके लिए ये था। पुरुष भूमिधर या आसामी सरकारी पट्टेदार या उत्तराधिकार का सामान्य क्रम था। अब मैं महिला के बारे में आपको दिखा देता हूँ। ये हो गए पुरुष के। अब मैं आपको बताता हूँ कि स्त्री वारिस के उत्तराधिकार के बारे में, कि यदि कहीं से उत्तराधिकार से वो कोई जमीन पर अधिकार पाई है तो उसकी विरासत कैसे होगी, इसके बारे में। तो ये धारा 109 के तहत होती है। जहाँ इस संहिता के प्रारंभ होने के पूर्व या पश्चात कोई स्त्री किसी जोत में पुरुष भूमिधर, ध्यान से समझिएगा, पुरुष भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार का हित विरासत में प्राप्त करे। मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, आप इसको ध्यान से एक बार देखें। ये देखिए, किसी हित विरासत में प्राप्त करे। ऐसी स्त्री की ऐसे प्रारंभ होने के पश्चात मृत्यु हो जाए, देखिए ये समझने की बात है, मृत्यु हो जाए, वह विवाह कर ले या पुनर्विवाह कर ले, वहां जोत में उसका हित धारा 107 और 112 के उपबंधों के अध्ययन यथा स्थिति अंतिम पुरुष भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार के निकटतम जीवित वारिस को न्यायगत होगा। यदि इस तरह से होता है तो अब स्पष्टीकरण में देखिए क्या देते हैं। लिखा, इस धारा में पद है निकटतम जीवित वारिस का तात्पर्य धारा 108 के अनुसार अभिनिश्चित वारिस से है। 108 के बारे में आप इसके ऊपर देखे ही हैं। तो 108 में जैसे मैं बताया हूं उसको आप समझिएगा, पुरुष वाले में जैसा है अनुसार अभिनिश्चित वारिस से है। परंतु यह कि यदि पुत्री के रूप में विरासत प्राप्त करने वाली किसी स्त्री जिसके पास इस संहिता की धारा 110 के खंड का, अभी जिसके बारे में मैं चर्चा करने वाला हूं, में विनिर्दिष्ट वारिस जीवित है कि मृत्यु हो जाती है, तो जोत में उसका हित धारा 110 के खंड का में विनिर्दिष्ट वारिसों पर न्यायगत होगा। तो अब मैं धारा 110 के बारे में आपको बताता हूं। धारा 110 के बारे में बताता हूं, जिसमें किसी स्त्री वारिस से भिन्न स्त्री भूधारक का उत्तराधिकार, मतलब कोई ऐसी स्त्री है जिसके नाम से कोई जोत प्रारंभ हो रहा है या उसने खरीदा बैनामा से या किसी तरह से, तो उसकी विरासत कैसे होगी, इसके बारे में लिखा। जहां इस संहिता के प्रारंभ होने के पश्चात किसी स्त्री भूमिधर आसामी या सरकारी पट्टेदार की मृत्यु हो जाए, वहां किसी जोत या उसके भाग में उसका हित धारा 107 से 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए नीचे दिए गए उत्तराधिकार क्रम के अनुसार न्यायगत हो जाएगा। ये स्त्री के बारे में बता रहा हूँ। पुरुष वाला आपको मैं बता दिया हूँ पूर्व में ही। पुरुष का आप एक बार फिर से बैक होकर के देख लीजिएगा, नहीं समझ में आएगा तो, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप मुझसे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। लिखा, का पुत्र अविवाहित पुत्री, पुत्र का पुत्र, पुत्र के पुत्र का पुत्र, पूर्व मृत पुत्र की विधवा और पूर्व मृत पुत्र के पूर्व मृत पुत्र की विधवा प्रति शाखा के अनुसार समान अंशों में। इसको ध्यान से एक बार मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये चीज़ ध्यान से इसको आप समझिएगा, एक बार पुनः पढ़िएगा, आपके समझ में आएगा। परंतु प्रथमतः यह कि उसी शाखा का निकटतर दूरतर को अपवर्जित कर देगा। जो शब्द आपके समझ में नहीं आएंगे कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में बताऊंगा। परंतु द्वितीयतः यह कि कोई विधवा जिसने विवाह कर लिया हो अपवर्जित हो जाएगी। अब यदि इसमें से ये कोई नहीं है तब उसके बाद में एक खा वाले में जाएगा, पति को, जिसकी मृत्यु हुई उसके पति को ये ट्रांसफर हो जाएगी, यानी उसकी विरासत होगी। जब ये का वाला कोई नहीं मिलेगा तब, अब खा में भी नहीं कोई मिलेगा तो गा में निर्सित मतलब जिसको निकाल दिया गया हो या जो रद्द कर दिया गया हो, ऐसे जो शब्द हैं इसको आप गूगल पर एक बार सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। नहीं समझ में आएगा तो आप मुझसे कमेंट करिएगा, मैं बताऊंगा उसके बारे में। विवाहित पुत्री, घा में यदि का खा गा कोई नहीं मिला तो घा में आएगा विवाहित पुत्री, यदि जिसकी माँ एक्सपायर कर गई हो उसकी विरासत और शादी हो गई हो इसकी। फिर ये भी नहीं अगर है तो अंगा में आएगा पुत्री का पुत्र, यानी विवाहित जो पुत्री है उसके पुत्र की विरासत होगी। अंगा तक नहीं कोई मिला तो चा में आ जाएगा पिता, यानी उस लड़की का जो पिता है उसकी विरासत होगी। उसके बाद में छा में आएगा विधवा माता, यदि पिता भी नहीं मिला तो माता की विरासत हो जाएगी उसके, जो औरत एक्सपायर कर रही है उसके। उसके बाद में अगर छा भी नहीं मिला तो भाई जो उसी मृत पिता का पुत्र हो, भाई जो उसी मृत पिता का
पुत्र हो और भाई का पुत्र प्रतिशाखा अनुसार, यानी माता भी नहीं मिली तो भाई, जो इसका भाई होगा उसको जाएगी विरासत, और यदि वो भी नहीं है तो उसके पुत्र को जाएगी। इस तरह से ये हो जाएगी। फिर अविवाहित बहन, ये भी नहीं मिलेंगे तो अविवाहित बहन पर जाएगा, और अविवाहित बहन भी नहीं मिलेगी तो फिर विवाहित बहन पर जाएगा, और लास्ट में बहन का पुत्र। यहाँ तक ये चीज़ें जाने वाली हैं। ये प्रतिशाखा के अनुसार होने वाला है। तो जहाँ तक मैं आपको बता पाया कि विरासत करते समय क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है और कौन सी विरासत किसके परत जाने वाली है, ये विस्तृत रूप से मैं इस वीडियो में बताया। हो सकता है वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने साथियों को भी शेयर कर दीजिए, ताकि इसकी जानकारी सबको मिल सके। और आपको राजस्व संहिता से संबंधित किसी भी धारा के बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में करें, कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं आपको उस धारा के बारे में विस्तृत रूप से वीडियो बना करके आपको बताने वाला हूँ कि किस धारा के तहत क्या होने वाला है। धन्यवाद।